नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अंधभक्तों की, क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी के या मोदी समर्थकों का नाम लिया जाता है तो उनको अंधभक्त कहकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। अब सही मायने में अंधभक्त होते कौन है और किनके लिए जो है वो अंधभक्ति का जो है वो इस तरीके का शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे लोगों में वो लोग शामिल है जो कहीं ना कहीं आंख बंद करके नरेंद्र मोदी की विचारधारा पर, नरेंद्र मोदी की कार्यशैली के ऊपर और नरेंद्र मोदी की देशभक्ति से प्रेरित होकर अंधा विश्वास करते हैं कि मोदी है तो कुछ अच्छा ही होगा। और ऐसे लोगों की लिस्ट जो है वो इस देश में बहुत लंबी है। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग जो है वो सिर्फ गिने चुने हैं, नहीं, बहुत सारे लोग हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो फल फूल रही है। आप याद करिए 2014 का चुनाव, 2014 में 2019 में भारतीय जनता पार्टी की इतनी ज्यादा सीटें जो निकल कर आई, उसका कारण एक ही था कि नरेंद्र मोदी, जनता का विश्वास था नरेंद्र मोदी के ऊपर। अब नरेंद्र मोदी उम्र के उस पड़ाव पर है जहां वो अपने 75 वर्ष या हम कहें कि 75 सावन पूरे कर चुके हैं। अगला लोकसभा चुनाव 2029 का है, तो उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार और जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिर उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के ऊपर जनता चौथी बार विश्वास दिखाएगी, इसमें कतई जो है वो कोई अगर हम कहें तो संशय नहीं है। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया भी है। लेकिन जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, उनके उत्तराधिकारी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, तो फिर एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस विचारधारा से आगे कौन आएगा, आखिर नंबर 2 कौन होगा। क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल के लिए विचारधारा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आरएसएस की विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एक तरीके से हम कहें कि हिंदुत्व को सपोर्ट करती है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इस वक्त नरेंद्र मोदी की जिस हिसाब से हम बात करते हैं, उनके स्टेटमेंट को देखते हैं तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध। अब ऐसे में जिस तरीके से जेपी नड्डा, क्योंकि अभी एक नया विवाद खड़ा हुआ है जेपी नड्डा को लेकर। जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है, अब उनका कार्यकाल एक्सटेंशन पे है और उम्मीद है कि शायद बिहार चुनाव के बाद में जेपी नड्डा के जगह कोई दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। लेकिन जेपी नड्डा जब से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, तब से कुछ ऐसे विवाद भी खड़े हुए हैं। और आखिर इन विवादों की कहें कि जननी या उनके कारण क्या है? पहला विवाद आप याद करिए 2024 का लोकसभा चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की धरती से जेपी नड्डा को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी सक्षम है और अब उसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। जबकि आरएसएस, जगत प्रकाश नड्डा खुद जो है वो आरएसएस से आते हैं, वो खुद एक संघी है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या इस तरीके का स्टेटमेंट देना चाहिए था? अगला स्टेटमेंट, उसी मंच पर जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि काशी और मथुरा, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का काशी और मथुरा को लेकर अभी कोई ना प्लान है, ना जो है वो कोई मुद्दा है, सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर। अब ऐसे में आपने देखा होगा मोहन भागवत जब जब मुस्लिम लीडर्स के साथ मिलते हैं तो उनका भी कई बार जो है वो इसी तरीके का स्टेटमेंट आता है। तो क्या इस देश में जब हम बात करते हैं भगवान राम की, भगवान कृष्ण की और भगवान शिव की, तीनों जो है वो आराध्य, तो फिर काशी और मथुरा की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? कम से कम इन तीन जो पवित्र स्थान है उनकी तो बात होनी चाहिए। इनके अलावा
अगर हम दूसरे मंदिर मस्जिदों की बात करें तो मुझे लगता है कि फिर वो जो है वो बहुत अलग कॉन्टेक्स्ट में चला जाता है। और फिर हम लोग जो है वो मोहन भागवत को भी क्रिटिसाइज करते हैं, उनको भी कटघरे में खड़ा करते हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो हम नरेंद्र मोदी को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। जब नरेंद्र मोदी मुस्लिम वोट के लिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चलते हैं, तो हम ही लोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी अंगुली उठा देते हैं। याद करिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। इस देश को सबका साथ पसंद आया, इस देश को सबका विकास भी पसंद आया, लेकिन इस देश को सबका प्रयास जो है वो पसंद नहीं आया 2024 में। उठाकर देखिए लोकसभा चुनाव का परिणाम। और ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो है वो खुद भी कई बार हमने देखा है कि ट्रैक से उतरती हुई नजर आती है। और यही कारण है कि सामने वाला जो है वो अंधभक्त कहकर ट्रोल करता है, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कट्टर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, जो कट्टर हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं पार्टी से दूर होते चले जाते हैं। और ऐसे में ऐसा नहीं है कि ये लोग जो है वो दूसरी पार्टियों के साथ जाकर वोट करते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अचानक से 303 से सीधे आ गई 240 पर। कारण क्या था? कारण यह था कि सबको एक लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जीत जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, और आप ये तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह पता है कि जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। और ये इस बात से जो है वो मैं 100% सहमत भी हूं। लेकिन इस अति आत्मविश्वास की वजह से भारतीय जनता पार्टी अपने रास्ते से भटक जाती है। 2024 में लोकसभा चुनाव में हार का सबसे बड़ा कारण था उदासीन वोटर। अब ये उदासीन वोटर कौन था? ये उदासीन वोटर वो था जो आरएसएस की विचारधारा से आता है, वो हिंदुत्व की विचारधारा से आता है, और वो भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक है। लेकिन वो उदासीन इसलिए हो गया क्योंकि उसको लगता है कि नरेंद्र मोदी तो सत्ता में आ ही जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो है वो अपने ट्रैक से उतर रहे हैं, इसलिए वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते। और ऐसे में जब जगत प्रकाश नड्डा ये कहते हैं कि उनको आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो हरियाणा का विधानसभा चुनाव याद करिए, क्योंकि इस चुनाव तक आते आते योगी आदित्यनाथ की 3 बार जो है वो मुलाकात हो चुकी थी, बटोगे तो कटोगे क्या नारा आ चुका था। और आरएसएस का काम क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी इसमें कतई जो है वो कोई संशय नहीं है कि वो दुनिया की बहुत बड़ी संगठन है, बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन आरएसएस जो है वो उसका एक अभिभावक है। और किस तरीके का अभिभावक है? इन उदासीन वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने का काम अगर कोई करता है तो वो आरएसएस करता है। और इस आरएसएस ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जब हाथ में अपने कमान ली, तो ये भारतीय जनता पार्टी को दिखाया कि प्रचार करने से, विश्वास जीतने से ही नहीं, लोगों को घर से निकालकर पोलिंग बूथ पर पहुंचाने से जो है वो वोट मिलता है। और फिर यही सिलसिला चला महाराष्ट्र में। तो हरियाणा में अप्रत्याशित, या हम कहें कि जो हार थी उसको जीत में बदल दिया, और महाराष्ट्र में एक तरीके से जो है वो विपक्षी खेमे में जो है वो भूकंप ला दिया। और यह करने वाला था आरएसएस। अब हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जेपी नड्डा एक बार फिर विवादों में आ गए। दीपिका पादुकोण को अंतर्राष्ट्रीय जो मानसिक जो दिवस है, मेंटल हेल्थ दिवस है, उसके उपलक्ष्य पर भारत सरकार ने, क्योंकि जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री है, राज्यसभा में सदन के नेता है और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी है, तो उनकी एक फोटो वायरल हुई है दीपिका पादुकोण के साथ, और दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर दीपिका पादुकोण ही क्यों, कोई दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं? कि आखिर इस विचारधारा से और देशभक्ति से प्रेरित कोई दूसरा व्यक्ति जो रात दिन जो है वो इसी पैसे से जो है वो जुड़ा हुआ हो, ऐसा कोई व्यक्ति इस देश में नहीं है क्या? अब जब हम दीपिका पादुकोण की बात करते हैं तो आखिर भारतीय जनता पार्टी मैसेज क्या देना चाहती है? अब मैसेज में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दीपिका पादुकोण पहले रणबीर कपूर, क्योंकि इस वक्त वो रणवीर सिंह के साथ है, उनकी अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है,
लेकिन इससे पहले वो रणबीर कपूर के साथ रिश्तों में थी। जब दोनों का ब्रेकअप हुआ तो खुद दीपिका पादुकोण स्ट्रेस में थी, डिप्रेशन का शिकार थी। अब जिसकी मेंटल हेल्थ, अब ये बड़ा इश्यू बनता है कि उसकी खुद की जिसकी मेंटल हेल्थ इस तरीके की हो। और याद करिए, रणबीर कपूर को लेकर कॉफी विद करण में दीपिका पादुकोण ने यह तक कह दिया था कि रणबीर कपूर को जो है वो कंडोम का ब्रांड एम्बेसडर बन जाना चाहिए। यह है दीपिका पादुकोण की सोच। दूसरा, जब हम आरएसएस और बीजेपी की बात करते हैं तो आखिर ऐसे वो लोग जो है जो हिंदुत्व का विरोध करते हैं, सनातन धर्म को गाली देते हैं, आरएसएस को गाली देते हैं, आखिर ये लोग ही पसंद क्यों आते हैं और इन लोगों को पसंद करने का कारण क्या है? रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण की 2013 में एक फिल्म आई थी, गोलियों की रासलीला रामलीला। संजय लीला बंसाली ने इसको डायरेक्शन दिया था। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस फिल्म का पहले नाम रखा गया था रामलीला, और रामलीला भगवान राम से जुड़ी हुई, भगवान राम के चरित्र से जुड़ी हुई एक कहानी है। तो इस कहानी का नाम जो है वो इस फिल्म को क्यों दिया गया, जो फुहड़ता से भरी हुई थी? क्या किसी दूसरे धर्म के, अगर इसी कह सके कि दूसरे धर्म के इसी तरीके से नाम लेकर अगर कोई फिल्म बना सकने की हिम्मत जो है वो बॉलीवुड में है क्या? लेकिन रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने बोल्ड सीन भी दिए उसमें, और जिस तरीके से गुंडागर्दी, बदमाशी, वो चीजें दिखाई गई, जबकि रामलीला जो है वो मर्यादा से जुड़ी हुई एक कहानी है। विवाद बढ़ा, हिंदू संगठनों ने विरोध किया, तब जाकर इस फिल्म का नाम जो है वो बदलकर गोलियों की रासलीला रामलीला रखा गया। लेकिन फिर भी रामलीला शब्द को जो है वो हटाया नहीं गया। तो जानबूझकर विवाद क्रिएट करना ताकि लोगों में जो है वो इसकी चर्चा हो। और फिर उसके बाद में फिल्म आती है छपाक। छपाक के प्रचार के लिए दीपिका पादुकोण पहुंचती है जेएनयू। और जेएनयू क्या है, अगर आपको इसको समझना है तो जेएनयू एक ऐसी जगह है जहां से एक ऐसी नस्ल तैयार होती है जो देश विरोध में खड़ी होती है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस वक्त यह नारा जो है वो चरम पर था और जेएनयू इसका केंद्र था। अब इस देश को में अगर किसी को राजनीति में आना है तो वो जेएनयू में खड़ा होकर भारत को गालियां दे, वो बहुत जल्द जो है वो राजनीतिक पार्टियों की नजर में आ जाता है। कन्हैया कुमार आप याद करिए। और छपाक के प्रमोशन के लिए जब दीपिका पादुकोण जेएनयू पहुंची थी तो उसने इस टुकड़े टुकड़े गैंग का पूरे तरीके से समर्थन किया था। तो क्या अब आप सोचोगे कि हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आज जेएनयू बदल गया। जेएनयू क्यों बदल गया? क्योंकि आरएसएस की एक इकाई एबीवीपी की वहां पर जीत हुई है। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही जीत हुई है, पंजाबी आप यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, हैदराबाद की आप बात कर लीजिए। और एक वक्त था जब भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल गुरु को जो है वो समर्थन में नारे लगाए जाते थे, आजादी मांगी जाती थी कि लेकर रहेंगे आजादी। और आज क्या बदला? आरएसएस की वही शाखा एबीवीपी का जो है वो ढोल नगाड़ों के साथ नारे लगते हैं कि ठोक कर देखेंगे आजादी। आतंकवादियों को भी दे दी आजादी, नक्सलियों को भी दे दी, अफजल गुरु को भी दे दी, याकूब मेनन को भी दे दी। तो ये नारे कौन लगा रहा है? ये एबीवीपी लगा रही है। तो क्या बदला? इतना बदल गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके की नस्ल जो है, आज अगर कन्हैया कुमार ये कह दे कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए तैयार हूं, तो भारतीय जनता पार्टी फूल लेकर उसके स्वागत में खड़े रहने के लिए तैयार बैठी है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं? याद करिए हार्दिक पटेल, जिसकी एक सीडी तक वायरल हुई, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है, गुजरात का हार्दिक पटेल। याद करिए अजीत पवार, आज वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जो है वो धुलकर साफ हो चुका है। उनका जिक्र जो है वो क्यों नहीं किया जाना चाहिए? और ये किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी ने। क्या जरूरत थी अजीत पवार की? तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ उदाहरण है। जब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार की, तो आप, मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं निचले तबके के जो नेता है उनकी।
तो जब हम कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़े करते हैं, लालू प्रसाद यादव को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो नैतिकता में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे भारतीय जनता पार्टी में भी हैं जो उनके ऊपर जो है वो वॉशिंग मशीन में सोडे से धुलाई हो चुकी है और उनका जिक्र कोई नहीं करता है। और जब हम बात करते हैं यहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग की, तो आप याद करिए हार्दिक पटेल और ऐसे बहुत सारे लीडर्स मिल जाएंगे जो एक वक्त पे सनातन को और देश को गालियां देते थे और आज वो भारतीय जनता पार्टी में है। और जब हम दीपिका पादुकोण की बात करते हैं तो बॉलीवुड कभी भारत का सगा हुआ ही नहीं। आप देख लीजिए उदाहरण उठाकर, कभी फौज का समर्थन किया हो, कभी आतंकवाद के खिलाफ कुछ बोला हो, कभी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोला हो, नहीं। लेकिन जब शाहीन बाग होता है तो स्वरा भास्कर हो, दीपिका पादुकोण हो और बॉलीवुड के बहुत सारे सितारे हो, इनकी आंखों में आंसू होते हैं और ये लोग सड़कों पर उतर जाते हैं समर्थन करने के लिए। इनको इस देश में जो है वो असुरक्षा की भावना जो है वो नजर आती है। तो फिर इनसे पूछे कि सुरक्षित देश कौन सा है? अगर भारत सुरक्षित नहीं है तो इस वक्त यूरोप भी जल रहा है, इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज जो है वो भी जल रहे हैं, तो फिर सुरक्षित कौन है? आप खुद सोचकर देखिए। तो ऐसे कुछ जो है वो विवाद है जो इसके लेकर जुड़े हुए हैं। और दीपिका पादुकोण, जिसको राहुल गांधी की विचारधारा पसंद है, उसको वीर सावरकर की विचारधारा पसंद नहीं है, और जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो आप समझ सकते हैं किसान आंदोलन जो एक विदेशी या हम कहें कि तथाकथित तौर पर सरकार के खिलाफ तख्ता पलट के लिए एक चलाया जाने वाला आंदोलन जिसका किसानों से कोई लेना देना नहीं था, उसके समर्थन में ये बॉलीवुड के सारे सितारे एक साथ जो है वो खड़े नजर आ रहे थे और सरकार को गालियां दे रहे थे। और आज सरकार जो है वो ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ रही है। तो अब सवाल यह है कि आखिर ये सरकार जो है वो मैसेज क्या देना चाहती है? क्या 2024 का लोकसभा चुनाव इस सरकार के लिए सबक नहीं था? आप खुद सोचकर देखिए। 2024 की जो लोकसभा चुनाव का जो परिणाम था, उसकी कहानी में ऐसे बहुत सारे पॉइंट जो है वो आपको मिल जाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो अंधभक्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी के फॉलोवर्स की मैं बात नहीं करूंगा। अंधभक्त उनको कहा जा रहा है इस वक्त जो नरेंद्र मोदी के समर्थक है और उनको लगता है कि हां ये व्यक्ति जो है वो इस देश के लिए कुछ कर जाएगा। लेकिन इस पार्टी में ऐसे लोग भी हैं जो समय समय पर इन लोगों को यह एहसास कराते हैं कि नहीं, आप लोग गलत हो। हम लोग जो है वो फोटो खिंचाकर एक साथ जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो जिसको कहें कि ट्रेंड करके अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं। आप याद करिए, वामपंथी विचारधारा के लोग सुबह से शाम तक नरेंद्र मोदी को गालियां देते हैं, आज तक कोई एक्शन हुआ। लेकिन कुछ एक ऐसा तबका भी है जो नरेंद्र मोदी के लिए किसी भी हद तक जाकर वीडियो बनाने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी उनको पूछती भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को स्टारडम पसंद है। और यही एक कारण है कि अगर निकट भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि नरेंद्र मोदी तब तक है जब तक तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके बाद अगला कौन और अगला कौन के उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस वक्त जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है, क्या वो अपने लोगों अपने कार्यकर्ताओं को साथ जोड़कर रखने में कामयाब होगी? इस पे जो है वो बड़ा सवाल उठेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।